नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दादा भाई नौरोजी ने गुलाम हिंदुस्तान का दर्द ब्रिटेन की संसद में उठाया था। अंग्रेज भारत की नौकरी, पैसा, व्यापार लूट रहे थे। उन्होंने कहा था कि देश की जनता पीठ पर लात तो बर्दाश्त भी कर लेती है, पर पेट पर नहीं। अंग्रेज चले गए, पर पेट पर लात मारने वाली नीतियां छोड़ गए। गुजरते वक्त के साथ हमने पेट पर लात मारने वालों पर ध्यान देना भी बंद कर दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी पेट की लात पीठ की लात से भारी पड़ती है। पर अफसोस ये कि यह हमारी सरकारों के लिए मुद्दा नहीं है। हम बात कर रहे हैं नौकरी न होने की। जैसे लोहे का स्वाद लोहार नहीं, घोड़ा जानता है ना, क्योंकि उसको संभालने वाली लगाम में लोहा होता है, वैसे ही नौकरी न होने का दर्द भी बेनौकरी आदमी ही समझ सकता है। आज हम नौकरी का ऐसा समाज शास्त्र आपके सामने रखने जा रहे हैं जिससे बेरोजगारी के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा। फर्ज कीजिए पिता बीमार है और बेटा इलाज न करा सके, बहन का बर्थडे है और भाई गिफ्ट न दे सके, जीवन में प्रेमिका तो है पर आप उसे गुलाब का फूल तक न दे सकें, मां है पर उसे आप एक साड़ी न दे सकें, जरूरत में दोस्त है पर उसे उधार न दे सकें, पत्नी है, बच्चे हैं पर उन्हें जरूरत की चीज न मुहैया करा सकें, देश है पर उसे टैक्स न दे सकें, कैसी हीन भावना आ जाएगी आपके अंदर। इसी भावना को ध्यान में रखकर हमारी ये रिपोर्ट देखिए और सहमत हो तो जोरदार घंटी बजाइए, क्योंकि ये देश के हर छठे शख्स की नौकरी का सवाल है। ये कहानी लखनऊ के सिर्फ युवा भास्कर घोष की नहीं, बल्कि देश की आबादी में हर उस छठे इंसान की है जिसे नौकरी चाहिए। आने वाले समय में इस बच्ची के लिए और इस परिवार के लिए रोटी की भी नसीब होना असंभव लग रहा है। ये कहानी ग्रेजुएट पास होकर भी साइकिल स्कूटर स्टैंड पर 100 रुपए की दिहाड़ी पर काम कर रहे सिर्फ दीपक शर्मा की भी नहीं, देश में हर 3 में से एक बेरोजगार रह जाने वाले नौजवान की है। अभी तक कुछ माझे लेटर या कुछ कॉल वगैरह कुछ नहीं आई, कोई मदद नहीं मिलती। बाइक चोरी के आरोप में पकड़े गए आनंद की भी सिर्फ ये कहानी नहीं है, बल्कि भारत के हर उस नौजवान की है जो नौकरी ना मिलने के कारण एक दिन निराश होकर अपराध की दुनिया में दाखिल हो रहा है। तो हम भी कुछ अच्छी जगह पे जाना चाह रहे थे, तो आज ये सब कुछ जो भी झेलना पड़ रहा है, परेशानियां उनकी वजह से आज झेलनी पड़ रही है। तो क्या कहा जाए, ये कहानी भारत एक युवा लेकिन बेरोजगार देश की है, जहां सरकारें रोजगार के सपने और बेरोजगारी भत्ता का लालच देकर के सत्ता तो हासिल कर लेती हैं, लेकिन नौजवानों को रोजगार दिलाने के नाम पर एक लचर, बीमार और दिशाहीन नीतियों के ढांचे के सामने छोड़ करके अपना पल्ला झाड़ लेती हैं और बेरोजगारी की वो बीमारी न सिर्फ एक नौजवान को बल्कि पूरे परिवार को तोड़ती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए मिलिए लखनऊ में रहने वाले घोष परिवार से। घर में बुजुर्ग और बीमार माता पिता हैं, ग्रेजुएट बेटा भास्कर है, एमएड पास बहू ज्योति है, एक छोटी सी बच्ची है। बुजुर्ग पिता की आंखें बेटे को एक दिन नौकरी पर जाते देखने का सपना ही संजोते रह गईं। तो बेटे की आंखों में पिता के लिए कुछ अपने दम पर करने का सपना दम तोड़ रहा है, क्योंकि यह परिवार सरकार की उंघाई लेती नीतियों के कारण बेरोजगारी का शिकार है। भास्कर और ज्योति ने 5 साल पहले लखनऊ के रोजगार दफ्तर में रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन 5 साल बाद भी सरकार इन दोनों के लिए न कोई नौकरी खोज पाई, न सरकारी रोजगार दफ्तर से किसी नौकरी के बारे में कोई जानकारी आई। नहीं, अभी तक तो वहाँ से कोई जवाब नहीं आया है, ना कोई मैसेज आया है। जॉब के लिए कराया था, तो अभी तक तो कोई ऐसा कुछ नहीं आया। हो सकता वहाँ पे ऐसे कुछ वांट्स ना आई हो, हमारे जो एजुकेशन के हिसाब से हो, इस वजह से वहाँ से कोई हमें जवाब ही नहीं मिला अभी तक। बुजुर्ग पिता की पेंशन पर फिलहाल बेरोजगारी से त्रस्त इस परिवार की जिंदगी किसी तरह सरक रही है। डर है कि जल्दी नौकरी नहीं मिली तो बेरोजगारी इस पूरे परिवार को तोड़ सकती है।
नौकरी तो सर इतनी जरूरत है कि हम दोनों में से किसी को तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में इस बच्ची के लिए और इस परिवार के लिए रोटी की भी नसीब होना असंभव लग रहा है। एक नौजवान अगर देश का भविष्य बना सकता है तो एक बेरोजगार नौजवान घर, समाज और देश तीनों का भविष्य बर्बाद कर सकता है। इसी वजह से आज हम बेरोजगारी के इस अहम मुद्दे को बड़ी प्रमुखता से उठा रहे हैं, क्योंकि एक आंकड़ा ये भी है कि साल 2001 से साल 2015 के बीच में बेरोजगारी के कारण 72,333 लोगों ने खुदकुशी की। बेरोजगारी का ज्वालामुखी सिर्फ खुदकुशी के लावे नहीं छोड़ रहा, बल्कि अपराध की आग में भी युवाओं को ढकेलता है। न यकीन हो तो पुलिस की गिरफ्त में खड़े आनंद को देख लीजिए। 10वीं पास आनंद छोटी मोटी नौकरी करना चाहता था, नहीं मिल पाई। शादी हो चुकी थी, बच्चा बड़ा हो रहा था। घर के दबाव और बेरोजगारी के दंश ने ऐसा जाल बिछाया कि अपराध के दलदल में आनंद फंस गया। घर चलाने के लिए बाइक चोरी करने लगा। आगे बढ़ना चाहते थे, आगे कुछ मतलब हम भी कुछ अच्छी जगह पे जाना चाह रहे थे, लेकिन जो है दिक्कतों की वजह से घर वाले भी कुछ दबाव देते रहे और कुछ हमारे अंदर भी और फैमिली का भी कुछ दबाव कि घर की ज़रूरतें पूरी करनी है। उसकी वजह से फिर जो है हम आगे बढ़ नहीं पाए और इन सब चीज़ों में आगे आते चले गए और उसकी वजह से हमको आज ये सब कुछ जो भी झेलना पड़ रहा है, परेशानियाँ उनकी वजह से आज झेलनी पड़ रही हैं हमको। बेरोजगारी की लाचारी कितनी बड़ी है अब ये देखिए। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में जिनके पास कोई काम नहीं, उनकी तादाद 6 करोड़ 7 लाख है और जिनके पास कोई सुनिश्चित काम नहीं, उनकी तादाद 5 करोड़ 85 लाख। कुल मिलाकर करीब 12 करोड़ लोग देश में ऐसे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है। आशंका है कि अगले 3 साल में देश में बेरोजगारों की संख्या 13 करोड़ 89 लाख पहुंच सकती है। यहीं से शुरू होती है वो वजह जिसको हम आज दिखा करके आपसे कह रहे हैं कि युवाओं को मक्खी मार बनाने वाली नीतियों की घंटी बजाओ। देश में 997 सरकारी दफ्तर हैं। नौकरी की तलाश करने वाले देश के युवा इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, लेकिन नौकरी दिलाने के नाम पर 997 सरकारी दफ्तर कैसे सफेद हाथी साबित हो रहे हैं, ये हम आपको उत्तर प्रदेश की हालत से समझाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चमचमाती इसी सफेद इमारत में प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय का दफ्तर है, जो पूरे राज्य के 99 रोजगार दफ्तरों का काम संभालता है। ऐसे ही रोजगार दफ्तरों में बेरोजगार युवा रजिस्ट्रेशन कराते हैं। इन दफ्तरों का काम होता है कि सरकारी विभागों और निजी नौकरियों में जो वैकेंसी निकले, उसे बेरोजगार युवा की योग्यता के हिसाब से छांटकर सूचित किया जाए। एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश पाठक जब इस रोजगार दफ्तर में दाखिल हुए तो काउंटर खाली दिखा। कर्मचारी कंपाउंड में बात करते या फिर किनारे वीडियो गेम खेलते दिखे। जिन्हें बताना है कि उत्तर प्रदेश का बेरोजगार कहां नौकरी कर सकता है, वही लोग मक्खी मारते नजर आए। तभी तो श्रम मंत्रालय के 2015 के ही आंकड़े कहते हैं, उत्तर प्रदेश के रोजगार दफ्तरों में जहां 39 लाख लोगों ने नौकरी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, उन 39 लाख में से सिर्फ 400 लोगों को, जी हां, सिर्फ 400 लोगों को ही नौकरी रोजगार दफ्तर के जरिए मिल पाई। उत्तर प्रदेश के रोजगार दफ्तर 2015 में सिर्फ 0.01% लोगों को बेरोजगारी से बचा पाए। ऐसी हालत क्यों है, इस वजह को समझने के लिए संवाददाता उमेश पाठक सेवा नियोजन निदेशालय के निदेशक राजेंद्र प्रसाद के कमरे में दाखिल हुए। झक सफेद तौलिया पीछे लगाकर एसी कमरे में बैठकर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार का रास्ता दिखाने का जिम्मा संभालने वाले राजेंद्र प्रसाद से हमने पूछा, आखिर क्यों यूपी के रोजगार दफ्तर नौकरी दिलाने में फेल हैं। 83 तक हमारा जो सेवाजन कार्यालय था बहुत इफेक्टिव था। उसके कारण ये थे कि सिर्फ लोक सेवाओं की परीक्षाओं को छोड़ करके बाकी सारी जितनी वैकेंसीज होती थी विभिन्न विभागों के सेवा आयोजन के माध्यम से जो हमारे परीक्षित किए जाते थे, उन्हीं में चयनित किए जाते थे। तो रजिस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता था और उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा थी। धीरे धीरे कई अन्य विभागों के
चयन आयोग गठित हुए और विभाग स्वयं नियुक्ति करने लगा पेपर में विज्ञापन दे करके, तो इस अहमियत थोड़ा कम हुई। निदेशक राजेंद्र प्रसाद ने रोजगार दफ्तरों से उत्तर प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दिलाने में फेल होने की वजह बताई। अब सवाल ये था कि अगर सरकारी नौकरी नहीं दिलाई जा पाती तो प्राइवेट नौकरी दिलाने में क्या दिक्कत है। इसीलिए हमने बात की इसी विभाग के उपनिदेशक डी.के. पुंडीर से। डी.के. पुंडीर हमें ऑनलाइन पोर्टल दिखाने लगे जिसके जरिए भारी तादाद में युवा नौकरी के लिए रजिस्ट्रेशन रोजगार दफ्तर में करा रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें नौकरी दिलाई जा पा रही है? अब सेवाजन कार्यालयों ने ये कार्य भी शुरू कर दिया कि प्राइवेट सेक्टर्स के कंपनीज को कैंपस में बुला के हम लोग रोजगार मेलों का आयोजन करते हैं और ये वृहद लेवल पे रोजगार मेले आयोजित प्रदेश में किए जा रहे हैं। अभी तक हम लोग करीब 9000 कैंडिडेट्स को रोजगार मेलों के माध्यम से सेवायोजित करा चुके हैं। लाखों लोगों की रजिस्ट्रेशन के बाद सिर्फ 9000 लोगों को नौकरी, और ये हाल सिर्फ एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश में है, क्योंकि श्रम मंत्रालय के सिर्फ 2015 के दिए गए आंकड़ों को खंगालने पर पता चलता है कि देश के 997 रोजगार दफ्तरों में नौकरी की जानकारी के लिए जब 4,49,00,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया तो देश के रोजगार दफ्तर सिर्फ 2,54,000 लोगों को नौकरी दिलाने में कामयाब हो पाए। यानी 2015 में देश के रोजगार दफ्तर 1% से कम बेरोजगारों को नौकरी दिला पाए हैं। और ऐसे सरकारी दफ्तर देश के युवाओं की ऊर्जा को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, ये समझने के लिए मिलिए लखनऊ के दीपक शर्मा से। आज लखनऊ में साइकिल स्कूटर स्टैंड पर दूसरों की गाड़ी निकालते दीपक ग्रेजुएट हैं, लेकिन कभी इनकी खुद की जिंदगी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई। रोजगार दफ्तर में 6 साल पहले दीपक ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन एक नौकरी का रास्ता दिखाने वाली पर्ची सरकारी दफ्तर नहीं काट पाया। करीब 2001 में कराया था, अभी तक कुछ वहाँ से लेटर या कुछ कॉल वगैरह कुछ नहीं आई, कोई मदद नहीं मिल पाई। क्या बात, आदमी जाए दौड़े रुपए, उसके बाद जो है टाइम बर्बाद करे, पैसा भी बर्बाद करे और कुछ फायदा नहीं मिल रहा तो बंद कर देना चाहिए, कोई लाभ नहीं उससे। तो क्या देश में नौकरी का जरिया बताने के लिए खड़े किए गए सरकारी दफ्तर सिर्फ सफेद हाथी साबित हो रहे हैं? इसे उत्तर प्रदेश के उदाहरण से ही समझ लीजिए। यूपी में जनता के 97 करोड़ सालाना खर्च करके रोजगार दफ्तर चलाया जा रहा है। उसमें से 90 करोड़ सालाना रोजगार दफ्तर के 200 अफसरों और 1000 कर्मचारियों की सैलरी में खर्च हो जाता है। 3 करोड़ रुपया सालाना सिर्फ रोजगार दफ्तरों के किराए और रखरखाव पर खर्च हो जाता है। बाकी बचे सिर्फ 4 करोड़ रुपए से उत्तर प्रदेश के लाखों नौजवानों को नौकरी का रास्ता बताने की असंभव सी कोशिश की जा रही है। तो क्या सरकार कुछ नहीं करेगी? इसलिए हमने बात की उत्तर प्रदेश की श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से। हम उत्तर प्रदेश में नौजवानों के लिए रोजगार का रास्ता प्रस्तुत करेंगे। हमारी जो भूमिका है उसके निर्वहन में पैसा आड़े नहीं आएगा। मंत्री जी भले भाषण देने की स्टाइल में कहते हैं कि पैसे की कमी नहीं आने देंगे, लेकिन सवाल ये है कि नौकरी कैसे युवाओं को दिलाई जाए। हमें जानकारी मिली कि इसके लिए सरकार ने देश में 100 मॉडल कैरियर सेंटर खोले हैं। मॉडल कैरियर सेंटर के पीछे सरकार की सोच ये है कि न सिर्फ नौकरी के रास्ते बेरोजगारों को बताए जाएं, बल्कि आगे की पढ़ाई और कैरियर के चयन के लिए उनकी काउंसलिंग भी हो। उसे निजी कंपनियों में नौकरियों के लिए ट्रेनिंग भी दी जाए। युवाओं को ट्रेनिंग दे देंगे, करियर बना देंगे, इसके लिए मॉडल कैरियर सेंटर सब कुछ अब कर देगा। ये सब सरकारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जमीन पर इन्हें उतारने में सिस्टम को कैसे छींक आती है, अब ये देखिए। 3 साल में 100 मॉडल कैरियर सेंटर खोलने के लिए 46 करोड़ 98 लाख रुपए का बजट रखा गया, लेकिन 3 साल में सरकार की तरफ से सिर्फ 21 करोड़ 77 लाख रुपए ही जारी किए गए। और देखिए, जो जारी हुआ उसमें से भी सिर्फ 9 करोड़ 95 लाख रुपए ही सरकारें खर्च कर पाई। सरकारी रोजगार दफ्तर से एक नौकरी का रास्ता दिखाने के नाम पर फिलहाल सिस्टम या तो बजट के बिना रो रहा है या फिर बजट पाकर भी गहरी नींद में सोया है। और इसकी वजह है जवाबदेही तय नहीं होना, और इसी कारण
आज की रिपोर्ट ये तस्वीर दिखाती है। एक तरफ बेरोजगारी से परेशान भास्कर, ज्योति, दीपक जैसे देश के करोड़ों नौजवान हैं और दूसरी तरफ बेरोजगारी से तंग आकर अपराध की दुनिया में दाखिल हो चुका देश का ही एक युवा आनंद। अब आप तय करिए, आपको अपने घर में बेरोजगार बैठे भाई, बेटे और बेटी का भविष्य कैसा चाहिए। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, देश के रोजगार दफ्तरों से नौकरी का रास्ता बेरोजगारों को दिखाने के लिए नई और जवाबदेह नीति बननी चाहिए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए। और अब वो खबर जिस पर आपके घंटी बजाने का सबसे बड़ा असर होता आया है, दिल्ली का कूड़ा। दिल्ली के कूड़े संकट पर हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के आदेश पर एबीपी न्यूज ने अपनी ताजा जांच रिपोर्ट पेश की, जिसे देखने के बाद हाईकोर्ट ने एमसीडी से कई सवाल किए, अहम निर्देश भी दिए। क्या क्या हुआ आज दिल्ली कूड़ा संकट पर सुनवाई में, बताएगी आपको हमारी ये फॉलोअप रिपोर्ट। दिल्ली को कूड़े से आखिर निजात क्यों नहीं मिल पा रही? क्यों दिल्ली के लोग गंदगी में जीने को मजबूर हैं? इन सवालों के जवाब एबीपी न्यूज ने इस बार दिल्ली के 3 बड़े कूड़ा डंपिंग ग्राउंड से पड़ताल कर जांच रिपोर्ट के रूप में हाई कोर्ट के सामने रखे। बताया कि भलसवा, गाजीपुर और ओखला डंपिंग ग्राउंड की कूड़ा रखने की क्षमता तो काफी पहले ही खत्म हो चुकी है, फिर भी रोजाना लगातार कूड़ा यहाँ डाला जा रहा है, जो दिल्ली के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। हमारी इस पूरी जांच रिपोर्ट को देखने के बाद हाई कोर्ट ने एमसीडी से सवाल किया, पूछा क्या यही आप लोगों की तैयारी है? गंदगी को लेकर क्या यही कार्रवाई आपकी तरफ से हो रही है? अपनी जांच रिपोर्ट में हमने पूर्वी दिल्ली के कुछ इलाकों का ताजा हाल भी दिखाया। कहीं सफाई होती दिखी, कहीं सफाई में देरी दिखी, लेकिन कांति नगर के इस नाले की तस्वीर बदलती नहीं दिखी। यहाँ पर मेरे पीछे आप नाला देख पा रहे होंगे, ये वही नाला है जहाँ से हमने तकरीबन 1 महीने पहले पड़ताल की थी और ये यहाँ पर हमें कोई खास सुधार नहीं दिखाई दिया है। आप यहाँ पर जो बगल में सर्विस लाइन देख रहे होंगे, पहले ये सर्विस लाइन हुआ करती थी, हालांकि 1 महीने में कोई सुधार न होते हुए ये अभी भी कूड़े के ढेर में तब्दील है। ये नाला वेलकमपुर और सीलमपुर मेट्रो स्टेशन की तरफ जाता है, लोगों की परेशानी का कारण बना हुआ है, क्योंकि इसी नाले के ठीक पीछे सरकारी अस्पताल है, जहां पर मरीज के साथ साथ आसपास रहने वाले लोगों को भी समस्या होती है। जांच रिपोर्ट के इस हिस्से पर एमसीडी ने सफाई दी कि ये नाला सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता है, इसीलिए सफाई की जिम्मेदारी उसी की है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा, क्या दिल्ली को साफ रखने के लिए आप सब मिलकर काम नहीं कर सकते? अगर आपको लगता है कि सिंचाई विभाग आपकी बात नहीं सुन रहा, तो आप क्यों नहीं उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना के तहत याचिका दायर करते हैं? इसके साथ ही हाईकोर्ट ने एमसीडी को सुनीता नारायण और एमसी मेहता समेत कुछ विशेषज्ञों की कमेटी के साथ मिलकर काम करने को कहा। यहाँ बता दें कि ये वो एक्सपर्ट कमेटी है जो लगातार बताती रहेगी कि दिल्ली में कूड़ा आखिर कैसे कम हो सकता है। हाईकोर्ट ने एमसीडी से ये भी पूछा कि क्या रात में कूड़ा उठाने की कोई योजना बन सकती है? क्या कूड़े से निपटारे में कामयाब दूसरे देशों की तकनीकों को दिल्ली में अमल में लाया जा सकता है? हाईकोर्ट ने आज बहुत बड़ी बात ये भी कही कि दिल्ली को साफ बनाने के लिए अगर नियम कानून बदलने की जरूरत पड़ी तो वो भी किया जाएगा। दिल्ली में लगातार गंदगी और उसे दूर करने के दावों पर पड़ताल कर रहे एबीपी न्यूज की हाईकोर्ट ने एक बार फिर तारीफ की। कहा, आप बहुत मदद कर रहे हैं और अपनी इस पड़ताल को आगे भी जारी रखें ताकि दिल्ली का सच सामने आता रहे। दिल्ली के कूड़ा संकट पर हाईकोर्ट अब 19 सितंबर को अगली सुनवाई करेगा। 5 साल में एक बार नहीं, राष्ट्र निर्माण में रोज करो मतदान, घंटी बजाओ। कल देश में महंगे प्याज पर हमने बड़ी रिपोर्ट दिखाई थी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की चौपट नीति के खिलाफ घंटी बजाई थी, जिसकी वजह से प्याज के दामों में आग लगी। देश की जनता ने ढेरों वीडियो संदेश भेजकर इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। वारे नीति बनाने वालों, आपकी वजह से टमाटर ने तो कभी वफा नहीं किया।
आज तो प्याज भी बेवफा हो गया। किसान इतनी मेहनत करके खेती को मुनाफे की ओर ले जाना चाहता है, लेकिन यहाँ उनकी मेहनत को इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, यह बहुत गलत है। एबीपी न्यूज का जो घंटी बजाओ प्रोग्राम है, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और जो मध्य प्रदेश में प्याज की बर्बादी का मुद्दा दिखाया बहुत ही अच्छा था। इसके बारे में वहाँ के नेता अफसर जिन्होंने जनता के पैसे की बर्बादी करी है, इसका जवाब देना चाहिए। हमें कोई बताए कि शिवराज सरकार ने कोई ऐसा फैसला लिया है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हुआ हो। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।